नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम पढ़ेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसका एक अन्य नाम भी है। इसे डिस्कवरी लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या? डिस्कवरी लर्निंग के बारे में। एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो वो उससे अलग है। उसमें उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, इसमें इन्होंने 3 स्टेज बताई हैं। स्टेज कह दो, मोड्स कह लो, अवस्था कह लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छे से जानेंगे और अंत में इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का मॉडल भी इसको कहा जाता है। जेरोम ब्रूनर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के मनोविज्ञानी थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का नया सिद्धांत दिया, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में माना जाता है। प्रश्न क्या आता है कि किसका सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के रूप के क्या है विकल्प के रूप में जाना जाता है? तो वो किसका है? जेरोम ब्रूनर का। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण के सामंजस्य स्थापित कर पाता है। इसके द्वारा क्या है? बच्चा जो अपना एनवायरनमेंट है, उसका आसपास का माहौल है, उसके साथ इंटरेक्ट कर पाता है। 3 स्टेज कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताएंगे। वो परीक्षा में मुख्य तौर पर पूछी जाती है। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, जिससे कि आपकी समझ अच्छी हो। जितनी अच्छी समझ होगी उतना लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। रटने का भी कोई तरीका होता है। प्रतिनिधित्व का ब्रूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिनिधित्व उन नियमों की व्यवस्था है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए संरक्षित कर सकता है। आपको एक बार साइकिल चलाते वक्त चोट लगी, आपने एक साथ टाइट ब्रेक लगा दी या फिर साइकिल में कुछ हुआ, तो आप उससे क्या है, जब अगली बार साइकिल चलाओगे तो आप उन बातों का ध्यान रखोगे कि साइकिल चलाते अगर साइकिल तेज़ स्पीड में है तो एक साथ ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, या फिर साइकिल को धीमी चलाना चाहिए कि ऐसे मुझे चोट लग चुकी थी। वो क्या है? रिप्रेजेंट करती है किसको? पिछली चीज़ से, मतलब घटी हुई घटनाओं से नई घटनाओं के साथ संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेशन या संबंधित। जेरोम ब्रूनर ने क्या दिया था? स्पाइरल कोरिकुलम। ये भी याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्पाइरल कोरिकुलम किसके द्वारा दिया गया? जेरोम ब्रूनर। स्पाइरल कोरिकुलम क्या था? ऐसे आपने स्पाइरल कराते होंगे पेजों को, कॉपी को, कि क्या अप डाउन चलता रहता। अप डाउन का मतलब है कि हम पिछली सीखी हुई जो बातें हैं, पिछली कक्षाओं में, पिछले समय में जो बात सीखी हुई हैं, उन्हें नए अनुभवों के साथ संबंधित करना, वो होता है स्पाइरल कोरिकुलम। अब बात करते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक के भाग। ये 3 अवस्थाएं बताई थी। पहली है इनएक्टिव मोड। कौन सी है? इनएक्टिव मोड, जिसे क्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था या सक्रियात विधि, और इंग्लिश में भी एक इसका दूसरा नाम है। आपको इंग्लिश में जरूर याद रखना है। कई बार हिंदी मीडियम में भी क्या है कि इंग्लिश के नाम को ही हिंदी में लिख देते हैं, तो इसलिए आपको इंग्लिश नाम जरूर याद करने हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ इंग्लिश नाम भी कराता हूँ। इनएक्टिव मोड का एक इंग्लिश में अन्य नाम भी है, इसे कहते हैं कंक्रीट स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंक्रीट स्टेज। दूसरा है आपको दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व या प्रतिमा विधि या आइकॉनिक मोड, जिसे प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कहा जाता है। किसको? आइकॉनिक मोड को। एक इसका इंग्लिश में दूसरा नाम, अन्य नाम भी है, क्या है? पिक्टोरियल पिक्टोरियल स्टेज। पिक्टोरियल, पिक मीन्स इसमें चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पिक्टोरियल, इसमें इमेज बेस्ड
पिक्चर्स होती हैं, वो हम आगे बात करेंगे डिटेल से एक एक करके। अब बात करते हैं प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या सांकेतिक विधि या सिंबॉलिक मोड। सिंबॉलिक मोड का एक अन्य नाम भी है इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट मोड। एब्स्ट्रैक्ट मोड जैसे हिंदी में संख्यानात्मक, संकेतात्मक या सांकेतिक अवस्था या विधि भी कहते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जीन पियाजे के अलावा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जेरोम बिन्यूलर ने 3 पार्ट बताए थे। ये भी आपको याद रखना। कौन कितने पार्ट बताए थे? 3, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कितनी स्टेज बताई थी, कितने मोड बताए थे, कितनी अवस्था बताई थी। तो कितनी विधि बताई थी? 3। कौन कौन सी बताई थी? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ये आपको इंग्लिश में भी नाम जरूर याद रखने, हिंदी के तो आपको रखने ही रखने, इंग्लिश में भी ज़रूर आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार इंग्लिश को ही हिंदी में जैसे कि तैसे लिख दिया जाता है, फिर उस पर क्या आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये था क्या। अब बात करते हैं विधि में एक साथ एक एक करके। सक्रियात्मक विधि। सक्रियात्मक विधि क्या होती है? क्रियात्मक अवस्था जैसे कहा जाता है, जन्म से 3 वर्ष तक होती है। कोई इसमें क्या है कि जो एज है वो फिक्स नहीं है, अप्रोक्स बताई गई, इसलिए एज नहीं पूछी जाती। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा प्रस्तुत करता है। जैसे भूख लगने पर रोना। आपके घर में भी, आपके आसपास भी छोटे बच्चे होंगे, तो क्या है, बच्चा जब रोता है तो मैं क्या समझती, हाँ इसको अब भूख लग रही है। तो वो क्या है, क्रिया करके, अपने फिजिकल मूवमेंट करके क्या है, अपने जो संवेग हैं वो प्रदर्शित करता है। बच्चा यदि आपको बुलाएगा तो ऐसे हाथ हिलाएगा। भूख लगेगी तो कई बार बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1-1.5 साल का, तो वो क्या पेट पे हाथ रख के बताता है, पेट को ऐसे धीरे धीरे दबाता है कि मुझे भूख लग रही है। तो वो क्या है, सक्रिय रहता है फिजिकल रूप से। तो उसे उसे क्या कहा है जेरोम बिन्यूलर ने? इनएक्टिव मोड। अगला आता है सक्रियात्मक विधि। इनएक्टिव मोड में आगे पढ़ते हैं। इस अवस्था में कोई भी भाषा का महत्व ना के बराबर होता है। भाषा तो बोलता नहीं है, थोड़ी बहुत आ ऊ ई ऐसे करता है, तो वो भाषा स्पष्ट नहीं होती, इसलिए इसमें भाषा का कोई भी महत्व नहीं होता। 3 वर्ष तक उसके बच्चे की कोई भी भाषा नहीं बन जाती, उसकी भाषा को महत्व नहीं दिया जाता। वो केवल फिजिकल रूप से सक्रिय होता है। यदि कोई मानसिक क्रिया करता भी तो उसे नग्नता समझा जाता है, उसे शून्य समझा जाता है, क्योंकि उसे इसकी समझ नहीं होती, वो उसके दिमाग की ही उपज होती है। यदि किसी वस्तु को समझने का प्रयास करता है तो वह वस्तु के साथ खेलता है। आपने देखा हो बच्चा वस्तुओं को पकड़ के, उलट के, पलट के ऐसे देखता है, तो क्या उन्हें समझने की कोशिश करता है। अगला स्टेज आती है आपकी दृश्य प्रतिमा विधि या प्रतिबिंबात्मक विधि, आइकॉनिक मोड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। और क्या इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे? दूसरा नाम क्या बताया था मैंने इसका? पिक्टोरियल। इसमें चित्रों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे पिक्टोरियल स्टेज भी कहा जाता है। ये इसकी जो एज है वो 3 से 11 वर्ष है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। प्रत्यक्षीकरण के से मूर्त रूप से जो चीज़ें उसके सामने होती है, चित्रों के द्वारा। जैसे हम बच्चों को ABCD सिखाते हैं, तो जो A फॉर एप्पल, एप्पल की उसमें क्या होगी, इमेज साथ में होगी, क्योंकि वो चित्रों के माध्यम से जल्दी सीखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सेब है। यदि हम बिना चित्र के बताएंगे तो उसे समझ भी नहीं आएगा, उसे मालूम नहीं चलेगा कि क्या सेब है क्या है। फिर वो सेब में, बॉल में, अंडा में, गेंद में, कुछ में भी फर्क नहीं कर पाएगा। तो क्या है, इस स्टेज में बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है। कोई पिक्चर्स हुई, तस्वीरें हुई, इसमें सूचना प्रतिबिंबों की सहायता से बालक तक पहुंचती हैं। इस अवस्था में बालक को किसी चमक से प्रभावित होता है। जैसे आपने 5th क्लास तक, 6ठी क्लास तक भी क्या है, आपने जो उनके लेसन होते हैं बुक्स में, उन्हें क्या चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी कहानी होती है, कोई भी स्टोरी होती है, कोई परिवेश हो, साइंस हो, मैथ हो, उसमें क्या है
चित्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है। इसे छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है छायात्मक अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो आइकॉनिक मोड को कहते हैं, पिक्टोरियल स्टेज को कहते हैं, प्रतिमा विधि को कहते हैं, प्रतिबिंबात्मक विधि को कहते हैं। ये अवस्था पियाजे की पूर्व संकेत अवस्था से मिलती जुलती है। अगली स्टेज की बात करें हम तो ये है सांकेतिक विधि, जिसे सिंबॉलिक मोड कहा जाता है, और इंग्लिश में इसका एक और नाम मैंने क्या बताया था, एब्स्ट्रैक्ट मोड, ABSTRACT। ये क्या लैंग्वेज बेस्ड होती है, इसमें भाषा का प्रयोग होता है और सिंबल्स का प्रयोग होता है, चिन्हों का, जमा घटा गुना भाग, जैसे आगे स्कूल है तो बोर्ड लगा होता है ना ऐसे, तो इसमें चिन्हों का प्रयोग होता है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेत में भाषा के माध्यम से, क्योंकि जो स्टेज है 11 वर्ष से ऊपर, उसमें बच्चा भाषा का प्रयोग अच्छे से करना सीख जाता है। जबकि जो जीन पियाजे उसने क्या था कि बच्चे जो भाषा है उसका विकास कब होता है, चिंतन के बाद है। यहाँ पर ये ब्रूनर और ये पियाजे क्या है, अलग अलग हैं। आगे उसकी बात करेंगे डिटेल से, पहले से सिंबॉलिक मोड को समझ लेते हैं। तो बस इसमें इतना ही है, बच्चा इसमें भाषा का प्रयोग करके सीखता है और चिन्हों का प्रयोग करके सीखता है। उसे पता चल जाएगा एक जमा घटा गुना भाग ऐसे क्या है, उसे चिन्ह प्रदर्शित किए जाते हैं, वो भाषा के मध्य। आपने भी देखा होगा जो छठी क्लास से ऊपर या तो क्या है आपके जो बुक्स वगैरह में क्या चित्रों का प्रयोग कम हो जाता है, चिन्हों का प्रयोग होता है, क्योंकि आप इतने परिपक्व हो चुके होते हो कि भाषा भी अच्छे से समझ चुके होते हो। थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इसमें से भी कोई क्वेश्चन बन जाए। ये तीनों प्रतिमाओं में से एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा है कि ये एक दूसरे से अलग स्टेज हैं, लेकिन यह क्या एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल अलग नहीं हैं। जो उसने सबसे पहले क्या है क्रिया करके सीखा था, तो जब वो इमेज के साथ सीखेगा, जब जो उसने इनएक्टिव स्टेज में सीखा है उसका वो प्रयोग आइकॉनिक इमेज में भी करेगा। जो उसने आइकॉनिक इमेज में स्टेज में सीखा है उसका प्रयोग क्या है, वो सिंबॉलिक स्टेज में भी करेगा। तो तभी उसने कहा है कि क्या दिया, स्पाइरल करिकुलम दिया था ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि वो पिछली घटनाओं से आगे की बातों में भी उसका ध्यान रखता है, उसका प्रयोग करता है। जबकि जो जीन पियाजे थे उन्होंने क्या कहा था कि ये सारी अवस्थाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। जो उसकी चारों अवस्थाएं थी उन्होंने उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं बताया था। यहाँ पर ये दोनों क्या है, अलग अलग है। पियाजेट एंड ब्रूनर बोथ आर सेज, उन दोनों ने क्या कहा था कि चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर, बच्चे क्या सक्रिय अधिगम करता है। याद रखना, दोनों ने एक साथ स्टेटमेंट है, जो जिस बात पर वे दोनों सहमत थे वो कौन सी थी कि चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं वो आर एक्टिव लर्नर्स, वो सक्रिय अधिगम करता है। जबकि उन्होंने किस बात पर वो अलग अलग थे, इन्होंने ब्रूनर ने क्या कहा था कि ये तीनों स्टेज, जो उसकी तीनों स्टेज हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, बच्चे इन्हें सीखने में एक दूसरे का प्रयोग करते हैं। जबकि जीन पियाजे थे उन्होंने क्या था, उन सबको अलग अलग बताया था। ब्रूनर ने भाषा के प्रयोग पर जोर दिया था, जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा था कि भाषा तो बच्चा बाद में सीखता है, सबसे पहले उसे चिंतन के बाद भाषा आती है। यदि ये इमेज पूछा जाए, ये डेवलपमेंट की ब्रूनर्स की कंडीशन है कि बच्चा जब सीखता है, उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो वो अपने जो पिछले डेवलपमेंट के स्टेज हैं उनका प्रयोग करता है। जबकि जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे का जो मॉडल है वो आपको इस तरह प्रदर्शित किया जाएगा, तो समझ जाना ये जीन पियाजे का मॉडल, उन्होंने उनका एक दूसरे से संबंध नहीं बताया था। ये उसकी जीन पियाजे की स्टेज हैं, ये चारों स्टेज हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे का मॉडल इस तरह का होता है, और जबकि जेरोम ब्रूनर का कैसा होता है, इस तरह से।
इसका मतलब क्या है कि ये सारी अवस्थाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रश्न कैसे आता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे अभी अभी एस्टेट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? एरिक्लिक स्टेज, क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, प्रतिबिंबित अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, और क्या है, संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। तो अभी मैंने पढ़ाया था कि ये तीनों हैं, एक्रिलिक स्टेज नहीं। अब देखो इंग्लिश में भी एरिक्लिक स्टेज है और हिंदी में भी ऐसे लिख दिया। ऐसे इनएक्टिव स्टेज को भी हिंदी में क्या इनएक्टिव स्टेज लिख सकते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम याद रखने। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी भी आपका इसमें से कोई प्रश्न बचा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इकट्ठे करके बताई हैं, अलग अलग किताबों का अध्ययन करके जब आपको बताया है। थैंक यू।